नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम मध्यकालीन राजस्थान में सामंतवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। एमए फाइनल के मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के प्रश्न पत्र का यह एक अध्याय है। यह मध्यकालीन राजस्थान की समयावधि मोटे तौर पर 12वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी रखी गई है। सामंतवाद की अवधारणा केवल राजस्थान के इतिहास की अवधारणा नहीं है, वरन यह भारत के इतिहास की अवधारणा है। इसलिए राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में सामंतवाद का अध्ययन करते हुए हमें इसकी बृहत्तर पृष्ठभूमि का ध्यान रखना होगा, क्योंकि राजस्थान में जिन राजपूत राज्यों के संदर्भ में हम सामंतवाद का विस्तृत अध्ययन करेंगे, वह 13वीं-14वीं शताब्दी में विकसित होते हुए पाए जाते हैं, जबकि सामंतवाद एक व्यवस्था के रूप में इससे पूर्व के समय में आकार लेने लगा था। भारत के इतिहास में जिसे हम राजपूत काल या मध्यकालीन पूर्व मध्यकालीन भारत कहते हैं, वह 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी माना जाता है और राजस्थान के राजपूत राज्यों की स्थापना और विस्तार की समयावधि तुलनात्मक रूप से 12वीं शताब्दी के पश्चात की है। यद्यपि ये राज्य राजपूत काल में ही उद्भूत हुए, लेकिन स्वतंत्र राज्यों के रूप में जो बाद में अस्तित्व में आए, इनका विकास मोटे तौर पर सल्तनत काल के दौरान हुआ, जिसे हम 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी का समय मानते हैं। अतः सामंतवाद का अध्ययन करते हुए हम इससे जुड़े हुए मूलभूत प्रश्नों से प्रारंभ करके ही राजस्थान के इतिहास में इसे समझ सकते हैं। ये मूलभूत प्रश्न सामंतवाद से संबंधित इसके समस्त पहलुओं को उजागर करेंगे, जैसे कि सामंतवाद या सामंती व्यवस्था कब उत्पन्न हुई, इसकी समयावधि क्या थी, इसकी मूलभूत विशेषताएं क्या थी, क्या भारतीय सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद से भिन्न था, क्या मुगल आधिपत्य ने सामंतवाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन किया, क्या ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना ने सामंतवाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन किया, सामंतवाद के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहलू क्या क्या थे। हम इन समस्त प्रश्नों का जवाब जब दे चुके होंगे, तब सामंतवाद की अवधारणा पूर्णतया स्पष्ट हो चुकी होगी। तब राजस्थान के भिन्न भिन्न राजपूत राज्यों के संदर्भ में हमें जो उसमें भिन्नताएं दिखाई देंगी, वह केवल
क्षेत्रीय भिन्नताएं होंगी, उसका मूल स्वरूप कुछ सामान्य विशेषताओं पर अवलंबित हम देख सकेंगे। तो हम इसे प्रारंभ करते हुए यह पाते हैं कि भारत के इतिहास में सामंतवाद का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। सातवाहन काल में हम प्रथम उदाहरण पाते हैं जबकि धार्मिक मठों को अनुदान के रूप में भूमि दी गई। यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामंतवाद की मूल संकल्पना इस विचार पर आधारित है कि यहाँ पर अनुदान के रूप में जो अदायगी की जाती है वह मुद्रा के रूप में ना करके भूमि के रूप में की जाती है। यह भूमि अनुदान सर्वप्रथम धार्मिक अनुदान के रूप में ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में सातवाहन काल में दिए जाने के अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। कालांतर में ये भूमि अनुदान राजकीय सेवा के रूप में भी दिए जाने लगे और जब ये राजकीय सेवा के प्रतिफल के रूप में दिए जाने लगे तब सामंतवाद एक राजनीतिक प्रशासनिक पद्धति के रूप में पनपने लगा। यह राजनीतिक प्रशासनिक स्तर पर विस्तृत होते होते गुप्त काल में अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ, जबकि अनुदान के रूप में भूमि का दान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और इसके राजनीतिक प्रशासनिक के अलावा राजनीतिक प्रशासनिक पहलुओं के अलावा यह धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी एक पद्धति के रूप में व्याप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सामंतवाद मौर्योत्तर काल में पैदा हुआ और गुप्त काल में अपनी पूर्णता को पहुंचा। राजपूत काल, जो गुप्तोत्तर काल भी कहलाता है, 7वीं से 12वीं शताब्दी में वो समस्त प्रवृत्तियां अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई जो गुप्त काल में पनपना और विकसित होना शुरू हुई थी। तो सामंतवाद को हम राजपूत राज्यों के संगठन का आधार पाते हैं। इस तरह से राजस्थान में राजपूत राज्यों का अध्ययन करने में सामंतवाद की प्रासंगिकता सिद्ध होती है। इसमें केंद्र में राजा होता है, उसके सहायक के रूप में मंत्रीगण सेनापति होते हैं जिन्हें सामंत के नाम से पुकारा जाता है। यह उसके साथ रक्त संबंधों से जुड़े रहते हैं। इस तरह से ये एक राजनीतिक सामाजिक पद्धति होगी जिसमें राजा बराबर वालों में प्रथम होगा और उसके प्रशासनिक सहयोगी जो उसके संबंधी होंगे, राज्य में उसके सहयोगी भी होंगे और भागीदार भी। इस प्रकार
सामंतवाद कुलीय पद्धति पर आधारित राज्य के संगठन की व्यवस्था है, जिसमें प्रशासक और उसके सहयोगियों के मध्य रक्त संबंध होते हैं और इन रक्त संबंधों के आधार पर राजा के सहयोगी राज्य के संगठन में उसके भागीदार बनते हैं। इस तरह सामंत व्यवस्था का मूलभूत ढांचा तय होता है। सवाल यह उत्पन्न होता है कि इस प्रकार का ढांचा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पनपने के क्या कारण थे। इसके कारणों में हम भारतीय हिंदू विधि, राज्यों की संरचना से संबंधित कुछ मूलभूत बातों के संदर्भ में समझ सकते हैं। भारत में राज्यों का उत्तराधिकार प्रिमोजेनिचर यानी बड़े पुत्र के उत्तराधिकार के रूप में चला आ रहा था। बड़ा पुत्र राज्य के शासक के रूप में उत्तराधिकारी बनता था। अतः शेष पुत्रों को जीवन निर्वाह के साधन के रूप में अथवा उन्हें राज्य में भागीदार बनाने के रूप में जागीरें दी जाती थी, जिनके प्रशासन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार राज्य का ढांचा एक शासक और अनेक सामंत जो उससे रक्त संबंधों से जुड़े होते थे मिलकर बनता था। इसमें राजा बराबर वालों में प्रथम की भूमिका निभाता था। शेष लोग पारिवारिक स्वामी भक्ति से उससे आबद्ध रहते थे। दूसरा कारण यह है कि जब नवीन राज्यों की स्थापना की जाती थी तब किसी शासक को सहयोग की आवश्यकता होती थी, जो उन्हें अपने विस्तृत परिवार से प्राप्त होता था। राज्यों की स्थापना और विस्तार में मिलने वाले इस सहयोग के एवज में उन्हें राज्य में भागीदार बनाना होता था अथवा पुरस्कृत करना होता था और उन्हें जागीरें देकर तथा जागीरों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी बनाकर राज्य में उन्हें सहयोगी बनाया जाता था अथवा पुरस्कृत किया जाता था। तीसरा कारण यह है कि इस प्रकार स्थापित होने वाले राज्यों के मध्य संघर्ष और प्रतिस्पर्धा होती थी, जिसमें विजयी होने के लिए या शीर्ष पर आने के लिए पुनः शासकों को अपने सहयोगियों की आवश्यकता होती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यों की स्थापना और उनका अस्तित्व अपने इन कुलीय बंधुओं के साथ सहयोग और सामंजस्य पर ही निर्भर करता था। इसलिए सामंत व्यवस्था न केवल अस्तित्व में आई और बनी रही, वरन इसका अधिकाधिक विस्तार भी होता गया। इनमें पारस्परिक विश्वास और स्वामी भक्ति होती थी और इन्हें पुरस्कृत करने का केवल भूमि अनुदान ही उपलब्ध था। अतः
सामंत व्यवस्था राजपूत काल में राज्यों के जीवन का मूलभूत ढांचा बन गई और राजपूत राज्यों की पहचान कुलीय भावना पर आधारित उनके सामंती ढांचे से होने लगी। जैसा कि हमने देखा, यह सामंत व्यवस्था राज्य में भागीदार होने की समानता के भाव पर निर्भर थी। ये इसके सामान्य विशेषताएं हैं जो इसमें अंतर्निहित है कि इसमें शासक और सामंतों के मध्य समानता का भाव होता था। राज्य बराबर वालों में प्रथम था, लेकिन सामंत राज्य में उसके भागीदार होते थे। वे आपस में रक्त संबंधों के माध्यम से जुड़े होते थे और राजा सामंतों के प्रति और सामंत राजा के प्रति भक्ति के माध्यम से आबद्ध होते थे, यानी एक दूसरे के साथ सहयोग और एक दूसरे के हितों के प्रति समर्पण इस ढांचे का मूल आधार था। ये सामंती व्यवस्था के उत्पन्न होने और उसके ढांचे के हमने मूलभूत तत्व देखे। इसके मूलभूत बातों को आगे बढ़ाते हुए हम यह देखेंगे कि सामंतों के राजा के प्रति क्या कर्तव्य थे और राजा के सामंतों के प्रति क्या कर्तव्य थे। इन तत्वों का अध्ययन करने से सामंत व्यवस्था से जुड़ी हुई मूलभूत बातें ही स्पष्ट होंगी। जैसा कि हमने देखा कि राज्य के प्रशासन में सामंत राजा के साथ भागीदार होते थे, तो स्वाभाविक है कि राज्य अथवा राजा के प्रति उनके कुछ उत्तरदायित्व होते थे। वह उत्तरदायित्व यह होता था कि राज्य की रक्षा करने हेतु उन्हें अपने राजा को सैनिक सहायता देनी होती थी। इसे चाकरी कहा जाता था। यह युद्धों के अवसर पर प्रदान की जाती थी। सामंत को क्योंकि जागीर अपने राजा से प्राप्त होती थी, इसलिए सामंत जागीर की प्राप्ति के लिए वे राजा पर निर्भर होते थे और अपने अधीनता के सूचक कुछ धनराशि उन्हें राजा को चुकानी होती थी, जो उनका उत्तराधिकार शुल्क होता था। यह उत्तराधिकार शुल्क उनको प्राप्त होने वाली जागीर के अनुपात में तय किया जाता था। इसके अलग अलग नाम होते थे। जोधपुर में इसे हुक्मनामा कहा जाता था, बीकानेर में पेशकशी कहा जाता था, मेवाड़ में तलवार बंधाई कहा जाता था, जयपुर में नजराना कहा जाता था। यानी अपने शासक को हुक्मनामा, पेशकशी, तलवार बंधाई, नजराना आदि उत्तराधिकार शुल्कों के रूप में अपनी अदायगी चुकाकर सामंत अपनी जागीरों के मालिक बनते थे। राजा के दरबार में अथवा राज परिवार में किसी विवाह अथवा जन्म के अवसर पर न्योत के रूप में उन्हें पुनः उपहार अथवा धन के रूप में अदायगी करनी होती थी। इस प्रकार चाकरी, उत्तराधिकार शुल्क और न्योत
ये सामंतों की मूलभूत अदायगियाँ होती थी। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में सामंती व्यवस्था के स्वरूप में जो भिन्नताएं पाई जाती थी, तदनुरूप उनकी अदायगियों में भी कमी बेसी पाई जाती थी। अब सामंतों के कुछ अधिकारों को देख लिया जाए। ये अधिकार, कुछ तो सामान्य अधिकार होते थे जो समस्त सामंतों को प्राप्त होते थे। कुछ सामंतों की श्रेणियों के अनुसार कुछ विशिष्ट श्रेणी के सामंतों को प्राप्त होते थे और अन्य सामंतों को प्राप्त नहीं होते थे। ये सामंतों को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार भी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ साथ भिन्न भिन्न रूप धारण करते थे। इनमें कुछ मूलभूत विशेषाधिकार ताजीम अथवा दोहरी ताजीम है। ताजीम सामंत का वह विशेषाधिकार होता था जिसके अंतर्गत सामंत के दरबार में पहुंचने पर शासक द्वारा खड़े होकर उसका अभिवादन स्वीकार किया जाता था। जब केवल सामंत के उपस्थित होने पर इस तरह की रस्म अदायगी की जाती थी तो उसे इकहरी ताजीम कहा जाता था, और जब सामंत के उपस्थित होने और प्रस्थान करने दोनों समय इस तरह की रस्म अदायगी की जाती थी तो इसे दोहरी ताजीम कहा जाता था। दूसरा विशेषाधिकार सिरोपाव है। सिरोपाव से तात्पर्य उन उपहारों से है जो सामंत शासक के राज्याभिषेक, राजघराने में विवाह, युवराज के जन्म आदि अवसरों पर अपने शासक से प्राप्त करते थे। इसके अलावा सामंतों की पद और मर्यादा के अनुसार उन्हें लवाजमा अर्थात नक्कारा, निशान, चंवर चंवरी, सोने चांदी के उपहार इत्यादि भी शासक से प्राप्त होते थे। बाहा पसाव से तात्पर्य सामंत के उस विशेषाधिकार से है जबकि शासक के समक्ष पहुंचने पर सामंत अपनी तलवार शासक के पैरों के पास रखकर उसके घुटने या अचकन के पल्ले को अपने हाथ से छूता था। तब शासक सामंत के कंधों पर अपना हाथ रख देता था। यह हाथ का कुरब तब कहलाता था जब शासक सामंत के कंधों को अपने हाथ से छूकर हाथ को अपने छाती तक ले जाता था। इस प्रकार ताजीम, सिरोपाव, लवाजमा, बाहा पसाव, कुरब आदि के रूप में सामंत अपने शासक से कुछ विशेषाधिकारों को प्राप्त करते थे। इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में सामंत व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ मूलभूत बातों को संक्षिप्त में देखा। इसका उदय किस प्रकार हुआ, इसकी मूलभूत संरचना क्या थी। आगे आने वाले व्याख्यानों में हम राजस्थान के बड़े राज्यों उदाहरणार्थ मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, कोटा
का उदाहरण लेते हुए इन राज्यों में प्रचलित सामंत व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जिससे न केवल ये मूलभूत विशेषताएं और अधिक स्पष्ट होंगी, वरन हम यह भी देख सकेंगे कि क्षेत्रीय भिन्नताओं के अनुसार सामंत व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार विकसित हुआ। धन्यवाद।